केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 16.7% की वृद्धि देखी गई। मसूद पेजेश्कियन ने ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे चरण के चुनाव में जीत हासिल की। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कुल 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का शुभारंभ किया। चुनाव परिणामों के बाद कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आईआरए मुंबई और आईआईटी बॉम्बे द्वारा समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी वडोदरा और एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 6 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 80% छूट की घोषणा की। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कीर स्टारमर। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने हैं। विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। माना ये भी जाता है कि लोगों ने 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाना इसीलिए शुरू किया क्योंकि यह वह दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था। गति शक्ति विश्वविद्यालय और किसने एरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एयरबस। गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस एरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी वडोदरा और एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में मसूद पेजेश्किन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईरान। हाल ही में मसूद पेजेश्किन ने ईरान देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। किस राज्य में बाढ़ के चलते 56 लोगों की मौत हो गई और 21.13 लाख लोग प्रभावित हुए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य में बाढ़ के चलते 56 लोगों की मौत हो गई और 21.13 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। देश के कई पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ के चलते 4 जुलाई 2024 तक 56 लोगों की मौत हो गई। 29 जिलों के 21.13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अधिकारियों ने कहा कि ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के जलस्तर में 4 जुलाई को मामूली कमी आई, लेकिन बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 21.13 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। बाढ़ प्रभावित 39,300 से अधिक लोगों ने 247 राहत शिविरों में शरण ली है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 8 रणनीतिक तटबंधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और भूटान में भारी वर्षा के कारण हुई है। इसके अलावा भूस्खलन लैंडस्लाइड के कारण अरुणाचल प्रदेश के 7 जिले संपर्क से कट गए। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बाढ़ में 8 लोगों की मौत हो गई। असम राजधानी दिसपुर, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, भाषा असमिया। आबादी 353.78 लाख। 2022। पड़ोसी राज्य मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कीर स्टारमर। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने। ब्रिटेन में शुक्रवार 5 जुलाई को सत्ता बदल गई। आम चुनाव में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। रिजल्ट आने के तुरंत बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टारमर देश के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ब्रिटेन की नई सरकार में प्रमुख व्यक्ति। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री 2024 में लेबर पार्टी को भारी जीत दिलाई, जिससे 14 साल के कंजर्वेटिव शासन का अंत हुआ। पूर्व मानवाधिकार वकील और शीर्ष अभियोजक। एंजेला रेनर उप प्रधानमंत्री। पूर्व देखभाल कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियनिस्ट 2015 में चुने गए। राचेल रीव्स वित्त मंत्री। वह देश की पहली महिला वित्त प्रमुख बनी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व अर्थशास्त्री 2010 में चुने गए। डेविड लैमी विदेश मंत्री, सामाजिक और नस्लीय न्याय अधिवक्ता 2000 में चुने गए। यवेटे कूपर आंतरिक मंत्री 1997 में निर्वाचित वरिष्ठ मंत्री भूमिकाओं में अनुभवी। जॉन हीली रक्षा मंत्री 1997 में निर्वाचित, विभिन्न कनिष्ठ भूमिकाएं निभाईं। वेस स्ट्रीटिंग स्वास्थ्य मंत्री 2015 में चुने गए, स्वास्थ्य और शिक्षा नीति में अनुभवी। एड मिलिबैंड ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो मंत्री, पूर्व श्रमिक नेता, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जोनाथन रेनॉल्ड्स व्यापार मंत्री 2010 में चुने गए, वित्तीय क्षेत्र संपर्क में अनुभवी। लेबर पार्टी ने किया 400 पार। यूनाइटेड किंगडम में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की आवश्यकता होती है। लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 412 पर जीत दर्ज की है। कंजर्वेटिव 120 सीटों पर सिमट गई। यह कंजर्वेटिव पार्टी, शुरुआती नाम टोरी पार्टी, की पिछले 190 सालों में सबसे बड़ी हार है। इस बार सबसे ज्यादा भारतवंशी चुनाव जीते। इस बार हुए चुनाव में सबसे अधिक भारतवंशी नेताओं की जीत हुई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कुल 19 भारतवंशी नेताओं की जीत मिली है। 2017 के चुनाव में 10 और 2019 में 15 भारतवंशी नेताओं को जीत मिली थी। भारतवंशी और पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने चुनाव जीता। नई कैबिनेट। कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया है। एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री का पद मिला है। रेनर को समानता, आवास और समुदायों के मंत्री का कार्यभार भी मिला है।
कीर स्टार्मर ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रेचल रीव्स को वित्त मंत्री बनाया है। वह इस पद को हासिल करने वाली पहली महिला हैं। रीव्स 45 साल की हैं। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से अपना करियर शुरू किया था। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम को दी शुभकामनाएं। ब्रिटेन के आम चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि वे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ऋषि सुनक के नेतृत्व की सराहना की और अपने कार्यकाल के दौरान भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनके सक्रिय योगदान के प्रति आभार जताया। कीर स्टार्मर के बारे में। वह स्टार्मर लंदन के रहने वाले हैं, यहूदी परिवार से हैं। 2 सितंबर 1962 को एक मामूली नर्स और औजार बनाने वाले कारीगर के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। पढ़ाई के दौरान 16 साल की उम्र में वे लेबर पार्टी के यूथ विंग यंग सोशलिस्ट के साथ जुड़ गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सिविल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वर्ष 1987 में लंदन में बतौर बैरिस्टर मानवाधिकार, क्रिमिनल डिफेंस वर्क जैसे मामलों पर काम करना शुरू किया। वह ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ रहे हैं। इसके बावजूद किंग चार्ल्स से बेहतर संबंध है। साल 2014 में क्रिमिनल जस्टिस के लिए बढ़िया काम करने पर स्टार्मर को बकिंघम पैलेस की तरफ से नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। वर्ष 2015 में कीर स्टार्मर लेबर पार्टी से पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। ऋषि सुनक ने हार के बाद क्या कहा? चुनाव हारने के बाद ऋषि सुनक ने कहा, 2 पीढ़ी पहले मेरा परिवार ब्रिटेन आया था और मुझे पीएम बनने का मौका भी मिल गया। यह देश की महानता है। मैं हार के लिए पार्टी से माफी मांगता हूं। कीर स्टार्मर को जीत की बधाई। ऋषि सुनक क्यों चुनाव हारे? लंबे समय से सत्ता। कंजर्वेटिव पार्टी लंबे समय से 14 साल से सत्ता में थी। जल्दी उसके 4 प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन की इतिहास की सबसे कम समय की पीएम लिज ट्रस रही। मंदी की स्थिति। कोरोना महामारी के समय से ब्रिटेन मंदी के कगार पर दिख रहा है। ऋषि सुनक ने इसे ठीक करने की कोशिश की, सफल भी हुए, लेकिन हालात पहले से खराब थे। बेरोजगारी व जीवन स्तर। लोगों का जीवन स्तर 60 साल में सबसे खराब है। बेरोजगारी बढ़ रही है। ब्रेग्जिट के बाद ईयू से रिलेशन। यूके ने 2016 में यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया। अभी तक ब्रिटेन यूनियन के साथ वर्किंग रिलेशन बनाने में नाकाम रहा है। यूरोप में चाहे कितने भी देश हैं, लेकिन उस महानता के साथ जुड़ी है कि हम यूरोपीय हैं, लेकिन इस साइकोलॉजिकल कनेक्ट नहीं कर पाए। मौका देखकर पीएम बनाना। नेगेटिव गया कि शुरू में बोरिस जॉनसन का समर्थन करते हैं, फिर अलग हो गए। इसके बाद लिज ट्रस पीएम बनी और बाद में खुद पीएम बन गए। सिलेक्टेड पीएम। ब्रिटेन में ऐसा कम होता है कि पार्टी पीएम चुनती है। ऋषि सुनक सिलेक्टेड पीएम थे, न कि इलेक्टेड पीएम। उन्हें पार्टी के वर्कर ने वोट के जरिए नहीं चुना था। माइग्रेशन को लेकर अप्रोच। सुनक की सरकार में जहाज में बैठकर अवैध प्रवासियों को रवांडा और युगांडा भेजने की बात हुई थी। भारतीय मूल की पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने यह आइडिया दिया था। इसे प्रवासियों में नाराजगी बढ़ी। दरअसल ब्रिटेन का इतना बड़ा साम्राज्य था कि आज हर दिन कोई न कोई देश आज़ादी का दिवस मना रहा होता है। जो उपनिवेश बने थे, उसकी आबादी ब्रिटेन में आती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां। ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप के कई देशों में समस्या रही कि कई दशकों तक उनका कब्जा दुनिया के मुल्कों पर रहा। आज़ादी दे दी, उसके बाद भी उसके संसाधन पर मौज करते रहे। कोल्ड वॉर के समय भी
यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों में युद्ध होते रहे, जैसे यूगोस्लाविया, बाद में यह सर्बिया और मोंटेनेग्रो बना। इस युद्धों से फायदा हुआ यूरोपीय देशों को, वहां से सस्ता लेबर मिल रहा था। लेकिन ब्रेक लगा 2007-08 में जब आर्थिक संकट आया। इसके बाद पश्चिम एशिया में क्रांतियां और युद्ध होने लगा। चीन को लेकर चिंताएं घर करने लगी। ये सब चल ही रहा है कि कोरोना काल आ गया। कोरोना काल से अमेरिका, चीन, यूरोप सब तबाह रहे। महामारी ने जिस तरह से देशों को और समाज को बेचारा बना दिया, तो वो ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में दिखेगा। अब आगे बढ़े, तब तक रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, फिर इजरायल हमास का मसला हो गया। इससे दिक्कत बढ़ी, आर्थिक संकट बढ़ा। भारत के लिए अच्छा या बुरा? भारत के लिए बुरा तो नहीं है। ऋषि सुनक भारतवंशी होने के बावजूद प्रवासी के मुद्दे पर सख्त दिखे। भारतवंशियों के लिए कुछ नहीं कर सके, भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। पिछले कई साल से एफटीए पर सिर्फ बातचीत चल रही है, इस मामले में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। यूके सम्राट राजा चार्ल्स तृतीय, राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड, भाषा अंग्रेजी, आबादी 6.7 करोड़ 2022, पड़ोसी देश आयरलैंड। अमित शाह ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की। 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 का शुभारंभ किया। अमित शाह ने योजना के तहत 3 किसानों को सब्सिडी दी। नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना की शुरुआत की है। सरकार का लक्ष्य 413 जिलों में नैनो डीएपी के 1270 प्रदर्शन और 100 जिलों में नैनो यूरिया प्लस के 200 परीक्षण आयोजित करना है। इससे पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी। अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा को लॉन्च किया। इंटरनेशनल। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने। 6 जुलाई को ईरान में मसूद पज़ेश्कियान देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने सईद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। ईरान में 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। ईरान में पहले चरण की वोटिंग 28 मई को हुई थी, जिसमें कोई भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला था। पज़ेश्कियान 42.5% वोटों के साथ पहले और जलीली 38.8% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। पज़ेश्कियान 1997 में राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। वे 2006 में तबरीज के सांसद चुने गए थे। 2011 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में रजिस्ट्रेशन कराया था। वे पूर्व हार्ट सर्जन हैं और फिलहाल देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी। भारतीय मूल की लिसा नंदी ब्रिटेन की मंत्री बनी। 5 जुलाई को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया। पीएम स्टारमर ने भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री नियुक्त किया। लिसा नंदी 5वीं बार लेबर पार्टी की सांसद चुनी गई हैं। नंदी 30 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी थीं। बंगाल में जन्मे लिसा के पिता दीपक नंदी एक शिक्षाविद थे।
कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने आम चुनावों में 650 में से 412 सीटें जीती हैं। पूर्व पीएम ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को महज 121 सीटें ही मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड्स से नवाजा। 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के वीर सपूतों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मेजर दिग्विजय सिंह रावत 21वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल को कीर्ति चक्र दिया गया। शौर्य चक्र मेजर मानेओ फ्रांसिस पीएफ 21वीं बटालियन पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल को दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र दिए। इनमें से 7 को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा बड़ा सैन्य वीरता पुरस्कार है। हर साल इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवान अधिकारियों को अलग अलग वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2023 से 24 में देश का रक्षा उत्पादन सबसे ज्यादा। 5 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में 2023 से 24 में रक्षा उत्पादन का डेटा जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश ने 2023 से 24 में अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 16.8% ज्यादा है। 2023 से 24 में 1,26,887 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ, जो इससे पहले 1,08,684 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2022 से 23 में डिफेंस प्रोडक्शन 1.09 लाख करोड़ रुपए था। 2023 से 24 में हुए प्रोडक्शन में 79.2% का योगदान डीपीएसयू और अन्य पीएसयू का रहा, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने बाकी 20.8% का योगदान दिया। यह डेटा सरकारी क्षेत्र के सभी डिफेंस उपक्रमों, डिफेंस सेक्टर के लिए विभिन्न सामान बनाने वाले अन्य पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों से निकलकर सामने आया है। भारत में तेजस एलसीए, विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर, वॉरशिप, टैंक, तोपें, मिसाइल, रॉकेट, कई सैन्य वाहन सहित विभिन्न प्रकार के हथियारों और इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।